ये सवाल है। फिर 1970 में आकर इंदिरा गांधी इनको महान विभूति क्यों बताती हैं? डाक टिकट क्यों जारी किए जाते हैं? इनके ऊपर फिल्में बनाने के लिए क्यों कहा जाता है? इंदिरा गांधी ने क्या गलत किया? अब आपकी बात का जवाब दे रही हूँ, सुनिए। आरसी मजूमदार की एक किताब आई थी 1980 के दशक में, जिसका नाम था अंडमान पीनल सेटलमेंट। और इस अंडमान पीनल सेटलमेंट में ये जो 5 माफीनामे लिखे 1911, 1913, 1914, 1918, 1920 लगातार नाक रगड़ते रहे ना जो अंग्रेजों के पैरों पर सावरकर जी, उसका खुलासा हुआ। अगर वो 1970 में हो गया होता तो ये डाक टिकट जारी नहीं हुई होती। तो देखिए, हम एक अलग किस्म के जमाने में रह रहे हैं। उस समय इतने ऐतिहासिक दस्तावेज, मतलब आपको लगता है कि इंदिरा गांधी के पास जानकारी ही नहीं थी कि वीर सावरकर कौन है, इसलिए ये बात थी। किस तरह की बातें, आपकी बातों पर कौन भरोसा करेगा? मतलब रागिनी जी, आपके लिए इंदिरा गांधी के पास जानकारी नहीं थी, आप ये कह रही हैं कि इंदिरा जी के पास जानकारी नहीं थी। कह रही हूँ, और अगर वो किताब पहले आई होती तो इंदिरा गांधी वो किताबें पढ़कर और उसके बाद फिर उनको महान विभूति नहीं बताती। आप लगातार मेरे साथ बोल रही हैं। मैं तो एक छोटा सा सवाल पूछती हूँ, आप सुधांशु जी के पास। तुषार गांधी कह रहे हैं कि नेहरू ने गलती की। तुषार गांधी कहकर गए हैं कि इंदिरा गांधी के समय तक किस तरह से परिस्थितियां बदली, आपने खुद सुना। बाकी से अपने चैनल पर झूठ बोलती है ना, वो भी काबिले तारीफ है। रागिनी नायक जी, मतलब एक सेकंड, ये सर्टिफिकेट, रागिनी नायक जी, ये सर्टिफिकेट देना बंद कर लीजिए। मिस रागिनी नायक, तुषार गांधी क्या झूठ बोलकर गए हैं? मैं दोबारा प्ले कर सकती हूँ, मैं दोबारा प्ले कर सकती हूँ कि किस तरह से उन्होंने कहा है कि उस समय की परिस्थितियों के हिसाब से कॉम्प्रोमाइज किया गया। रागिनी नायक, कॉम्प्रोमाइज किया गया। रागिनी नायक, मैं चाहूंगी कि तुरंत वो बाइट निकाली जाए। ये तरीका ठीक नहीं होता है मिस रागिनी नायक। मैं सुना देती हूँ, दूध का दूध और पानी का पानी इसी बुलेटिन में हो जाएगा। नेहरू जी ने किसी भी तरीके का कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है। ठीक है, और अब मेरा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, मैं चाहूंगी लेकिन वो बाइट निकाल के रखिए तुषार गांधी की। ये दिखाना बहुत जरूरी है रागिनी नायक को। सुधांशु त्रिवेदी जी, आप जवाब दीजिए। रागिनी नायक जी प्लीज, ये जो पुराना राग आप लोग लेकर चले आते हैं ना, एंकर पर सीधे सवाल उठना। शुरू में आपने लंबा भाषण दिया, मैंने नहीं टोका, और ये तरीका ठीक नहीं है रागिनी नायक जी। रागिनी नायक, ये तरीका ठीक नहीं है। रागिनी नायक जी, ये तरीका ठीक नहीं। मैं बोलूंगी, मैं मुझे निर्विरोध बोलने ही नहीं देती है। निर्विरोध क्यों बोलना? आप डिबेट में बैठी हैं। कोई कांग्रेस पार्टी की रैली में आपको थोड़ी ना बुलाया गया है मैडम। आपको क्या कष्ट है? आप मेरा एक सवाल ले लीजिए और वो ले जाइए सुधांशु जी के पास। मैं क्या अनुरोध कर रही हूँ आपसे। मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूँ कि कांग्रेस पार्टी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया, असहयोग आंदोलन चलाया, भारत छोड़ो आंदोलन चलाया, दांडी मार्च चलाया। सावरकर ने कौन सा ऐसा बड़ा आजादी का आंदोलन चलाया? किसी एक आंदोलन का नाम अगर आज आपके टेलीविजन चैनल पर बता दिया जाए तो मैं सुधांशु जी की बात से इत्तेफाक रखूंगी। तुषार गांधी की प्लीज वो बाइट जब तैयार हो जाए तो मुझे बताइएगा। सुधांशु जी, उनके सवालों पर आप जवाब दीजिए। देखिए चित्रा जी, रागिनी जी के कथ्य से जो तथ्य उभरे, उन्होंने सत्य को कैसा बेनकाब किया। एक तरफ तुषार जी ने यह बोल दिया कि प्रोसिक्यूशन ने सही ढंग से चीजों को नहीं रखा था। रागिनी जी ने यह बोल दिया कि इंदिरा गांधी को जानकारी का अभाव था। आज की विद्वेष की राजनीति को सिद्ध करने के लिए कहां कहां क्या क्या करते जा रहे हैं। मैं तो रागिनी जी बिल्कुल कह रहा हूं, मेरे प्रश्न का जवाब नहीं आया कि जब सावरकर को 2 जन्मों का कारावास था तब कांग्रेस का अध्यक्ष विलियम बैडनबर्न एक ब्रिटिश सरकार का सेक्रेटरी था, और जो आपने बोला सारी बातें अपनी जगह। इसके बावजूद अंग्रेजों को सावरकर काला पानी देने लायक लगते थे, 2 जन्मों का कारावास देने लायक लगते थे, और पंडित जवाहरलाल नेहरू लॉर्ड माउंटबेटन के साथ बेहतर सुमधुर पारिवारिक संबंध रखने लायक लगते थे। गजब का संघर्ष था। और यह भी मैं बताना चाहता हूं कि नेहरू जी प्रधानमंत्री 15 अगस्त 1947 को नहीं बने थे। कैबिनेट मिशन प्लान के तहत 16 सितंबर 1946 को बने थे। माउंटबेटन ने शपथ दिलाई थी, ब्रिटिश क्राउन के प्रति निष्ठा की शपथ लेके बने थे, और वह महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। और 1943 में भारत की पहली निर्वासित सरकार बनाने वाले, आजाद हिंद फौज की सरकार बनाने वाले सुभाष चंद्र बोस जी का कभी जनरल नॉलेज की पुस्तकों में उल्लेख नहीं है। यदि उल्लेख होता है तो वो जब हिस्ट्री में जाके पढ़िए तो होता। बिल्कुल आपने सही कहा कि वीर सावरकर आंदोलन नहीं, क्रांति के नेता थे। आपने कहा आंदोलन। मैं आपसे पूछता हूं, कांग्रेस का एक नेता बताइए जो अंग्रेजों की गोली से मारा गया हो, एक नेता बताइए जो फांसी चढ़ा हो, एक नेता बताइए जिसको काला पानी हुई हो, बड़े स्तर का नेता, और एक नेता बताइए लाला लाजपत राय के अलावा कांग्रेस के अध्यक्ष के समकक्ष स्तर का नेता जिसे लाठियां भी पड़ी हो कायदे से, बल्कि अपने जेलों में रहकर किताबें लिखते थे, स्पेल ऑफ माउंटेन्स किताबें लिखते थे। और उनके लिए मैं खुद नहीं बोल रहा हूं, अकबर इलाहाबादी ने कांग्रेस के नेताओं के लिए लिखा था, प्रिसाइजली मोतीलाल नेहरू जी और जवाहरलाल नेहरू जी के लिए, कौम के गम में खाते हैं डिनर हुक्काम के साथ,
रंज लीडर को है बहुत मगर आराम के साथ। और आप लास्ट में गांधी जी के ऊपर बात करें, गांधी जी को कितनी गोली लगी थी बता दीजिए, बताइए आपकी सरकार ने क्या फाइंडिंग की थी, गांधी जी को कितनी गोली लगी थी, जवाब दीजिए, और कितनी सुरक्षा दी हुई थी गांधी जी को उस समय। 2 प्रश्नों का जवाब। क्या मैं बोल सकती हूँ? बोलिए रागनी जी। हाँ, तो सुनिए सुधांशु जी, आपसे एक छोटा सा साधारण सवाल मैंने पूछा और आप जलेबी बनाते हुए पाए गए। मैंने कहा एक स्वतंत्रता आंदोलन जो सावरकर के नेतृत्व में अंग्रेजों के खिलाफ हुआ हो, आपने जवाब नहीं दिया। आपने कहा कि भारत के पहले प्रधानमंत्री के ऊपर आपने बड़े आरोप लगाए। मैं एक मर्सी पिटिशन का एक हिस्सा पढ़ के सुनाना चाहती हूँ कि सावरकर कितनी गुलाम मानसिकता वाले व्यक्ति थे, उसका वो खुलासा करेगी। Therefore, if the government in their manifold beneficence and mercy release me, I for one cannot but be the staunchest advocate of loyalty to the English government, which is the foremost condition of progress. I am ready to serve the government in any capacity they like, for as my conversion is conscientious, so I hope my future conduct would be. यानी कि सावरकर जी ने नवंबर 14, 1913 को अपनी मर्सी पिटिशन में लिखा कि अगर मुझे रिलीज कर दिया जाता है, मुझे मुक्त कर दिया जाता है, तो मैं अंग्रेज सरकार का सबसे बड़ा वफादार बन के रहूंगा, और कोई वादा निभाया हो या ना निभाया हो, ये जरूर निभाया वादा उन्होंने। इसीलिए वो आजीवन 60 रुपए की मासिक पेंशन पर रहे अंग्रेजों की। मैं दोबारा बताना चाहती हूँ। और इसके ठीक विपरीत आप भगत सिंह जी की चिट्ठी को देखिए। भगत सिंह जी ने अंग्रेजों को क्या लिखा? उन्होंने लिखा कि मैं किसी भी तरीके का माफीनामा कभी नहीं लिखूंगा, और आप मुझे फांसी देने के बजाय फायरिंग स्क्वाड के सामने खड़ा कीजिए। आप कहते हैं सुभाष चंद्र बोस का के बारे में पता नहीं है। अरे वो खून कहो किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम नहीं, वो खून कहो किस मतलब का आ सके देश के काम नहीं। ये हर भारतीय बच्चे को स्कूल में पढ़ाई जाती है कविता की, नहीं पढ़ाई जाती है। ठीक है, अब जवाब सुन लेते हैं। ये सारी बातें। एक बात और मैं जोड़ देना चाहती हूँ बहुत जल्दी। आप देखिए, सत्ता का हस्तांतरण 1946 में जब हुआ तो अंग्रेजों ने कांग्रेस को बुलाया, कांग्रेस के लीडर्स को बुलाया, ये मानते हुए कि कांग्रेस ने ही भारत को आजादी दिलाई है। तब सावरकर